नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू IUPAC। और देखिए, एक बात करते हैं कि जब 70-50 का हमारा एरा चल रहा था, उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज खुली, और इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए हमें चाहिए थे वर्कर्स। और 70-50 के पहले जो वर्कर थे बेसिकली ये एग्रीकल्चर में काम करते थे। ये एग्रीकल्चर के लेबर जब इंडस्ट्री की तरफ गए तो वहाँ पे अभी शुरुआत हुई थी इंडस्ट्री की, इस वजह से वहाँ छोटे छोटे बच्चों से 16 घंटे काम कराए जाते थे। जो वहाँ की वीमेन थी उनसे 16 घंटे काम कराए जाते थे। कोई ऐसा नहीं था कि 7 दिन के काम करेंगे तो एक दिन आपको छुट्टी मिलेगी। उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत खराब थी, है ना। ये सब देखने के बाद मार्क्स ने अपनी किताब लिखी, और वहाँ उसने बोला कि ये जो हालात हैं लेबर के अच्छे नहीं हैं, और इसलिए वहाँ से सोशलिज्म का, हमारा मार्क्सिज्म का, कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद से क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज थी आज़ाद हुई। ये जो क्लस था हमारे वेस्टर्न यूरोप का उनसे हटी। उसके बाद क्या हुआ कि इनको भी पता था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी कि हमारे यहाँ भी कैपिटलिस्ट आएंगे, और जब कैपिटलिस्ट आएंगे तो जो लेबर के हालात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय थे ये अभी नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे लेबर लॉ लाए गए ताकि इनकी सेफ्टी किया जाए। आपको ये तो पता होगा कि अहमदाबाद में जो स्ट्राइक हुई थी और हमारे गांधी जी फास्ट अनटू डेथ पे गए थे, वो भी लेबर के लिए किया गया था। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि लेबर का प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे सरकार की प्रायोरिटी होती है। ठीक है। तो ऐसे लगभग 50 लेबर लॉ बनाए गए जिससे कि लेबर को सेफ्टी मिले कैपिटलिस्ट से, लेकिन इसका जो रिजल्ट हुआ वो हुआ कि प्रोडक्टिविटी हमारी डाउन हो गई। और प्रोडक्टिविटी डाउन होने में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि चाइना में इस समय जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो लगभग 2 गुना ज़्यादा है इंडिया से। और इसीलिए उनका जो वेज भी है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा हमारे इंडियन लेबर से ज़्यादा है। तो बहुत बार इसको रिकमेंडेशन की गई कि लेबर लॉ में रिफॉर्म लाया जाए। तो देखिए, कोई भी लेबर जब इंडस्ट्री में जाता है तो उसे चार बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। मान लीजिए वो इंडस्ट्री में गया तो पहली बात उसको चाहिए कि एक मिनिमम वेज हो, एक मिनिमम पैसा मिले जिसका घर चल सके। उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया गवर्नमेंट ले आई कोड ऑन वेज एक्ट 2019। इसमें यह बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्लोर वेज एक तय करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो मिनिमम वेज तय करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राइस तय करेगी, एक वेज तय करेगी, इसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट वेज नहीं दे सकती है। मतलब कि जो लेबर लॉ आता है ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। कंकरेंट लिस्ट में आने का मतलब ये है कि लेबर लॉ पे जो काम होंगे वो स्टेट भी करेगा और सेंटर भी करेगा। तो देखिए, सेंटर ने ये बोला कि मैं एक प्राइस तय कर दूंगा, और स्टेट अपने अपने जो आपके लेबर हैं अपने स्टेट में उनकी आप प्राइस तय करिए। ठीक है। ये है आपका फ्लोर वेज। उसके बाद चलिए, जब भी लेबर था वो चला गया कहाँ पे, उसे मिनिमम वेज मिल गया। अब लेबर जब कंपनी में काम करने जाएगा तो सेफ्टी भी तो चाहिए ना। तो सेफ्टी के लिए अब देख, कई बार आपने देखा होगा बिल्डिंग बनती है और लेबर वहाँ पे डेथ हो जाती है उनकी, और लेबर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं। तो इस सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए एक कोड आया जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर। ओके। अब सेफ्टी होने के बाद लेबर को क्या चाहिए कि भाई लेबर के अंदर एक ही चीज होती है, वो है उसके अंदर बल, उसका अपनी शरीर, उसी से वो अर्न करता है, वो माइंड से अर्न नहीं करता है। तो क्या है कि जब भी मान लीजिए लेबर रिटायर हो कंपनी से तो उसको एक सोशल सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि रिटायरमेंट होने के बाद कुछ उसका पैसा होना चाहिए जिससे कि बची हुई जिंदगी अपनी अच्छे से गुजार सके वो। ठीक है। तीसरा कोड ये आया इंडस्ट्रियल रिलेशन। इस कोड में बेसिकली क्या है कि जब भी कोई कंपनी किसी लेबर को हायर करती है या फायर करती है उससे रिलेटेड रूल होंगे। कब स्ट्राइक करनी है, कब स्ट्राइक नहीं करनी है, ये सारे जो रिलेशन होंगे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर बात करते हैं। अब देखिए, आपको मैंने ये बता दिया कि ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। और जो ये 3 कोड हमारे लेबर लॉ के आए थे, आपको मैंने बताया वेज वाला जो कोड है ये 2019 में एक्ट की तरह आया था। उसके अलावा 3 कोड और आए जो मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एंड सोशल सिक्योरिटी। एक एक करके हम बात करें, ये सारी चीजें हैं, देखा मैंने आपको बता दिया। ये जो कोड हैं आपके ये सब्ज्यूम्ड कर दिए गए हैं। मतलब जो सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया गया है ना, आपको बताया मैंने पहले कि बहुत सारे लेबर लॉ थे, लगभग 50 लेबर लॉ थे। तो जो सोशल सिक्योरिटी हमारा कोड है इसके अंदर इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इनको मिला के एक कोड बनाया जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड।
दूसरा कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जो आपको मैंने पहले बताया। इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से एक्ट को मिलाया गया, इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन थी, इसके अंदर लगभग 13 लेबर लॉ को सब्ज्यूम्ड करके, मतलब मिक्स करके बनाया गया। मतलब जितने भी लेबर लॉ पहले थे 50, इनको हटा दिया गया। अब केवल 4 हमारे कोड होंगे जिसमें सारे हमारे लेबर की फैसिलिटी दी जाएगी। अब देखिए, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हमारा 2020 में आया, इसके अंदर ये बोला गया था, पहले क्या होता था कि कोई भी लेबर जैसे इंडस्ट्री में जाता है और वहां पे लेबर की संख्या 100 से कम है, अगर 100 से कम है तो उसमें हायर एंड फायर का रूल नहीं होता था। अगर किसी भी कंपनी में 100 से ज़्यादा लेबर है तो वहाँ स्ट्रिक्ट होता था कि आप जल्दी से लेबर को हायर और फायर नहीं कर सकते, मतलब बेसिकली आप उसको फायर नहीं कर सकते। इसके लिए जो रूल बहुत कम्बरसम था, इसकी वजह से अगर प्रोडक्टिविटी भी लेबर की डाउन होती है तो भी कंपनी बाध्य हो जाती थी कि उसको फायर नहीं करना है, नौकरी से नहीं निकालना है। अब क्या किया गया सिंपली कि उसको इन्होंने 300 कर दिया, मतलब जो 100 लेबर की कैपेसिटी थी उसको 300 कर दिया। ठीक है, 300 लेबर तक आपको रूल बनाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि जो पब्लिक एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये जब भी स्ट्राइक पे जाते थे तो इनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन कोई इंडस्ट्री में वर्कर है, प्राइवेट वर्कर है, अगर वो लोग स्ट्राइक पे जाते थे तो उनको कोई, मतलब कि आपको एडवांस नोटिस नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन इस रूल में ये बोला गया कि जब भी स्ट्राइक पे जाएंगे तो 14 दिन की उनको एडवांस नोटिस दी जाएगी। ठीक है, अगर लेबर हैं, वहाँ एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर हैं, लोग हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, कन्फ्लिक्ट होंगे। तो बोला गया कि इस कोड में ये बोला गया, अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय आपकी कंपनी में होते हैं तो वहाँ एक कमेटी बना दीजिए। अगर झगड़ा वगड़ा हुआ, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी आप बना दीजिए, जिससे क्या हो, झगड़ा हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उसको रिजॉल्व किया जाए थ्रू दिस कमेटी। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि इस समय जो हमारा चल रहा है, ये चल रहा है इंडस्ट्री 4.0। आपको मैं बता दूं कि इस समय का जो वक्त है ये मशीन टू मशीन लर्निंग का वक्त है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा अपना शुरू हो गया है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है और इकोनॉमी बदलती है तो लेबर को भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्किल करना पड़ता है, और वो स्किल करने के लिए, मतलब री स्किलिंग करने के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि एक कंपनी को अपना री स्किलिंग फंड रखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कोई ऐसा इंप्लॉय है जो कंप्यूटर पर टाइप कर सकता था, अब वो टाइप नहीं करेगा, मेल भी कर सकता है। इस तरह का रीस्किलिंग फंड बनाना है और लेबर को आगे क्या करना है, रीस्किल करना है। उसके बाद जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात करी गई, इसमें ये देखिए, आपको मैंने बताया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम में क्या हुआ था कि 16-16 घंटे काम करने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आया कि किसी भी लेबर को 8 घंटे काम करना है और वीक में 6 दिन काम करेगा। अगर आप उससे ओवर टाइम करवाते हैं तो आपको जो वेज है वो डबल देना पड़ेगा। और जेंडर इक्वालिटी की बात बहुत अच्छे से की गई है। इसमें यह बोला गया है कि विमेन कोई भी काम कर सकती है, लेकिन अगर उसे नाइट शिफ्ट दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि रात के 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले अगर उसकी आप ड्यूटी लगाते हैं, वर्किंग कंडीशन में डालते हैं, तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, किससे, उस फीमेल से। अच्छा, ट्रांसजेंडर, आपको पता है सेक्शन 377 में क्या हुआ कि वहां पे एलजीबीटी क्यू के साथ क्या हुआ कि ये लीगल कर दिया गया। तो ट्रांसजेंडर जो है हमारे, इनको वर्किंग, इनके लिए भी तो अलग वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, इनके लिए भी तो अपने वॉशरूम अलग से होने चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो इस कोड में ट्रांसजेंडर के बारे में भी बात की गई है। सिमिलरली आप देखेंगे सोशल सिक्योरिटी की, मैंने आप बात शुरुआत में करी कि लेबर है तो उनके पास अपना जो अपनी बॉडी है वही उनका क्या होता है, वैल्यू होती है, वही प्राइस होती है। तो सोशल सिक्योरिटी में बेसिकली क्या कर रहा है कि यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है। इसमें आपको इतना तो पता होगा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारी इंप्लॉयमेंट है, लगभग 93% एम्प्लॉयमेंट देते हैं और 60% हमारे जीडीपी का कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाई है, इसकी वजह से यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है। इसके लेबर भी उसमें काम करेंगे, माइग्रेंट वर्कर भी काम करेंगे, गिग वर्कर भी काम करेंगे और प्लेटफॉर्म वर्कर भी काम करेंगे। देखिए, इसमें गिग वर्कर की क्या मतलब, गिग वर्कर की क्या डेफिनेशन है। इस बार के बजट में सीतारमन जी ने भी गिग वर्कर के बारे में बात करी थी। गिग वर्कर का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट वर्कर है और इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब कि मान लीजिए आप कोई एक वर्कर हैं और आपको कहीं कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 10 दिन के लिए, आप 10 दिन के लिए काम किए और वहां से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जैसे पेंटिंग हो गई, आपके घर की पेंटिंग करनी है, 10 दिन के लिए आया पेंटर, करके चला गया। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन में लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उस पर काम करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गिग वर्कर बोलते हैं। और यही नहीं, पहली बार हमारी जो सोशल सिक्योरिटी बिल है इसमें एग्रीकल्चर वर्कर को भी इंक्लूड किया गया है।
तो दोस्तों देखिए इसके क्या बेनिफिट क्या हुए। बेनिफिट ये हुए कि हमारे बहुत सारे जो लेबर लॉ थे, लगभग 25 सेंट्रल लेबर लॉ थे और कंकरेंट लिस्ट में आता है लेबर लॉ। तो 25 सेंट्रल, आप सोचिए कितने स्टेट में, अलग अलग स्टेट में लॉ होंगे, इनको मिला के एक किया गया, सिंप्लीफिकेशन किया गया। और कंपनीज को क्या होता था कि अलग अलग काम करने के लिए, हायर करने के लिए, फायर करने के लिए, माल मंगाने के लिए, सप्लाई करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए अलग अलग लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। तो इस लेबर कोड में ऐसा बोला गया कि आपको सिंगल लाइसेंस से आप सारा काम कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। और जैसे मैंने आपको बताया, 20 वर्कर से ज़्यादा आपके कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। अच्छा, कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि अगर आप एम्प्लॉयर को हायर एंड फायर बहुत इजी कर देंगे तो वो क्या करेंगे कि वो लोगों को जल्दी जल्दी हायर करेंगे, जल्दी जल्दी फायर करेंगे। इससे इंस्टेबिलिटी आ जाएगी किसी इंसान की ज़िंदगी में। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। ओके, तो ये रहा हमारा जो भी लॉ आया था लेबर से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।